अबे भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन जब तक हैक नहीं होगा तो जमहूरियत आएगी कैसे? इजाजत दी है कैबिना ने उसको, ये तो बताया गया है ना कि इन्होंने साइन किया है। अब छोड़े ना, अब ये बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। सारी चीजों का हिसाब इन्होंने दिया है, सिर्फ एवनफील्ड प्रॉपर्टीज का ये हिसाब नहीं दे सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। न जाने कौन कौन सी खबरें दी जा रही हैं, कौन कौन सी खुशियां मनाई जा रही हैं। हुकूमती अनमोल रतन आवाम के सीनों पर चढ़ के जमहूरियत का जो खेल खेल रहे हैं, समझ से बाहर है। तू मेरा हाजी बगो या मैं तेरा हाजी बगो, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही हैं। आवाम का सत्या नहीं सवा सत्यानाश हो गया है और मईशत की बहाली की खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं। शरह नमू बेहतरी की नवीदें सुनाई जा रही हैं। असद उमर, जिनको मैं हज़रत अल्लामा असद उमर रहमतुल्लाह अलैह कहता हूँ, जिनको किसी दौर में पेट्रोल 40-45 रुपए चाहिए था, जिनके मुताद्दिद अलल्टा पूल जलूल फातिरुल अक्ल किस्म के बयानात पर मैं उनकी नज़र 1000 दफ़ा उतार चुका हूँ, उन्होंने एक ऐसी खबर सुनाई है जिसे सुनकर पाकिस्तानियों के दिल दहल गए। उन्होंने बताया पाकिस्तानियों की फीकस सालाना आमदनी में एक नहीं दो नहीं पूरे $200 का इजाफा हुआ है। कैन यू बिलीव? इस एक मुल्क में जहां लोगों की पूरी उम्र यूं ही गुजर जाती है, असद उमर ने एक झटके में $200 इजाफा करवा दिया पाकिस्तानियों का। पाकिस्तानियों, शुक्र मनाओ, शुक्र मनाओ कि ऐसा अलटप उल जलूल आदमी तुम्हारे सर पर वजीर बन करके मुसल्लत है। अगर ये कहीं बेरोजगार होता तो फिर क्या करते? लेकिन इमरान खान की हुकूमत है, कौन बेरोजगार होता? फवाद चौधरी बेरोजगार हैं, फैसल वावडा को रोजगार मिला हुआ है। खैर हो गई। फवाद चौधरी के जब जिक्र आया तो मेरे सामने दो बयानात हैं। एक बयान दिया है फवाद चौधरी ने, कह रहे हैं आमदनी कम और अखराजात ज्यादा हो तो महंगाई ज्यादा लगती है। और भाई मिनिस्टर साहब, मेरी आमदनी अल्लाह का शुक्र है टनाटन है, मगर मुझे महंगाई ने परेशान कर दिया है। क्योंकि एक तो मैं मिनिस्टर नहीं हूं, दूसरे में रिश्वत नहीं खाता, तीसरे मेरे प्रोग्राम से आप जैसे लोग भागते हैं। महंगाई है, तीसरी पार्टी में खैर से आप हैं और चौथी में आप कब चले जाएंगे, जैसे ही आपको इशारा होगा। ये 50 दफा बता चुका हूं मैं। एक और बयान दिया, कह रहे हैं मरियम नवाज की बातों पर उनके बच्चे भी हंसते होंगे। और आपकी बातों पर जितना लोग हंसते हैं, मैंने आपका जितना रिकॉर्ड लगाया हुआ है, आपने खुद अपना रिकॉर्ड लगाने की जितनी तक्कड़ की है, उसका क्या? अल्लाह की पनाह, ऐसे लोग मिनिस्टर हैं, ऐसे लोग मिनिस्टर हैं। जब खुशखबरियों देने की बात आ रही है तो हम्माद अजहर क्यों पीछे रह जाएंगे भाई? वो हम्माद अजहर जिन्होंने कहा था कि 3 टाइम गैस दूंगा, उसके बाद जिन्होंने यूटर्न लिया। जाहिर है यूटर्न वाली सरकार का मिनिस्टर हो, यूटर्न न ले। हम्माद अजहर कह रहे हैं कि ज़र मुबादला और बरामदात भी बढ़ चुके। अब ये क्या होता है? एक आम आदमी को जिसको रोटी नहीं मिल रही, उसको मैं अगर कहूं कि भाई शरह नमू बढ़ गई, वो अपना जूता उतार करके मारेगा नहीं मेरे सर पे? उसको तो यह पता है कि उसके 2 बच्चे जो 2 वक्त की रोटी खाते थे, उनको 2 वक्त से 1 वक्त पे ले आई है ये सरकार। उनको तो यह पता है कि वो लंबी लंबी जुल्फों वाला अजीब सा वजीर, जिसको देख करके हमने कश्मीर की मिनिस्ट्री उसके टाइम पास का बंदोबस्त किया हुआ है, वो कह रहा है कि अपनी चाय में चीनी थोड़ी सी कम डालो। जो कह रहा है कि टमाटर अगर बढ़ गए तो क्या हुआ, लूटने वाला भी तो तुम्हारा भाई है। हम्माद अजहर कह रहे हैं, इसलिए आप मान लें। और वजीर आजम, ओहो, वजीर आजम कैसे नहीं भंड मारेंगे? वजीर आजम कैसे भंड नहीं मारेंगे? वजीर आजम तो सबसे अनमोल हैं। वजीर आजम ने अपने अनमोल रत्नों की मिदसराई की है, 27 की है। उन्होंने कहा शाबाश, गुड गोइंग। शरह नमू में इजाफे पर उन्होंने असद उमर साहब के नजर उतारी है। अब हम इस प्रोग्राम में उनकी नजर उतारेंगे इंशाअल्लाह। एक खबर मुझे बता रही है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हैक होने का खदशा जाहिर कर दिया। गजब खुदा का, इस मुल्क में मारूं घुटना और फूटे आंख। अबे भाई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इलेक्शन जब तक हैक नहीं होगा तो जमहूरियत आएगी कैसे? वो वाली जमहूरियत जिसमें इमरान खान मुसल्लत हैं,
मैं ये नहीं कह रहा कि पिछला इलेक्शन रीड हुआ, ये तो अपोजिशन कहती है। मुझे तो पूरा यकीन है कि इमरान खान इन्वर्टेड कॉमास में मुंतखब वजीर आजम है। तो क्या हुआ, उन्हें ही खुद पता नहीं। तो क्या हुआ, उन्हीं की कुछ जिम्मेदारियां हैं, वो सिर्फ तकरीर कर करके अवाम का पेट भरने पर तुले बैठे हैं। अब खबर लीजिए जरा सूबे सिंध की सनसनीखेज ऑब्जर्वेशन सिंध हाई कोर्ट की। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। सिंध हाई कोर्ट की सनसनीखेज ऑब्जर्वेशन आई है गोठ आबाद। गोठ आबाद के ऊपर सवालात उठ गए हैं। वही गोठ जिनको आबाद करना सिंध हुकूमत का नज़्बुल ऐन है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी बोली बोलता है। अब मैं बात कर रहा हूं तो इसे रेसिज्म का रंग दे दिया जाएगा, इसमें सिंधी महाजिर पहलू ढूंढा जाएगा। हालांकि इसमें ऐसा कोई पहलू मेरे बात करते हुए तो नहीं है। और अगर इसमें सिंध महाजिर का कोई पहलू है तो फिर जस्टिस हसन रिजवी साहब को पकड़ो, मुअज़्ज़िज़ जज जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है। फरमाते हैं, कड़ी तनकीद सिंध हुकूमत पर फरमाई है। कहते हैं सिंध हुकूमत वजीर आला को अलॉटमेंट का, जमीनों की अलॉटमेंट का इख्तियार किसने दिया? उनका कहना था कि गोठ आबाद करना दरअसल कब्जे का लाइसेंस है। अब यह बात अगर मैं कहता तो लोग मेरे पीछे पड़ जाते, मुझसे मजीद नाराज होते। हालांकि मैं शुरू से सानू की मोड पे लगा हुआ हूं। गोठ आबाद करने के लिए जो लोग जाकर के वहां पहले जिनकी झुग्गियां बसाई जाती हैं, दर हकीकत यह बात बिल्कुल सही है कि यह कब्जा करने की पहली दलील, पहला जवाज फराम किया जाता है। उसके बाद फिर वडेरा शाही इन जगहों को बेचती है उन दामों पर जिससे सरकार से उसकी सेटिंग हो चुकी होती है। यह पहली मर्तबा है कि जब सिंध हाई कोर्ट ने इस किस्म की कोई बात करके, और वो तमाम बातें जो दरूने खाना अपनी जुबान पर भी कोई नहीं लाता, सिंध हुकूमत ने इन तमाम बातों को, सिंध हुकूमत के हवाले से इन तमाम बातों को अफशा कर दिया है। चश्मकुशा ऑब्जर्वेशन, चश्मकुशा रिमार्क्स सिंध हुकूमत की शर्मनाक कारकर्दगी पर। मुअज़्ज़िज़ जज साहब का कहना था कि कीमती ज़मीनें कोड़ियों के मोल दे देना सिंध हुकूमत के कारनामों में से एक कारनामा है। सर, सिंध हुकूमत ने तो पहले भी बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए हैं। अगर फर्दन भी जाऊं तो मेरा ख्याल है 2-3 प्रोग्राम्स तो ज़रूरी हो जाएंगे। इसी मुबारक सलामत के शोर में मैं अपने गेस्ट पैनल का तारुफ करा देता हूँ। मेरे साथ मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अखुंज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और चौधरी नूरुल हसन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। तीनों मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए। मोहतरमा उज़्मा कारदार, कैसी हैं आप? आरिफीन आपके प्रोग्राम में आके और ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, असद उमर साहब भी खैर से ऑक्सफोर्ड पलट तो नहीं है, क्योंकि इस किस्म की बातें तो ऑक्सफोर्ड रिटर्न लोग बताते हैं। जब बारिश आता है तो पानी आता है, इसके अलावा जर्मनी जापान एक हो जाता है। ये भी कहीं ऑक्सफोर्ड गली नंबर 5 तो नहीं घूम करके आए। हज़रत अल्लामा असद उमर मद्दज़ल्लहु अली, आवाम अपनी छाती पीट रही है और ये धड़ल्ले से झूठ बोल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये बरसरे रोजगार हैं। कह रहे हैं कि फीकस आमदनी में $200 का इजाफा हुआ है। यहाँ ऐसे कई लोग मौजूद हैं। मैं अपने स्टूडियो में मेरे सामने बैठे हुए कैमरामैन को यहाँ सामने खड़ा कर दूं और उससे हलफ दे के पूछें पूरी जिंदगी में $200 एक साथ देखें, आपको इस सवाल का जवाब पता चल जाएगा। कौन से सैयारे से इन वजीरों को पकड़ के लाई हैं मैडम? लेकिन नूरुल आरिफीन, अगर आपको थोड़ी खुशखबरी दी है असद उमर ने, तो फिर आप आई थिंक ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट कर लें तो अच्छा है। ये आपके जो फिगर्स हैं, आपकी ग्रोथ रेट है 5.37, ये अब उनके दिमाग से तो नहीं है, उसमें देखें उसके इंडिकेटर्स होते हैं, उसके मुताबिक आपकी ये जो पूरे फाइनेंशियल आपकी जो सिचुएशन है वो सामने आती है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 25% बढ़ गई है। आपके सर्विसेज सेक्टर में 4.5% ग्रोथ रेट है। आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में जहाँ पे 0% ये छोड़ के गए थे, 2.5% अब ग्रोथ रेट है। अब जाहिर है ये सारी चीजें ये परसेंटेज वाली हुकूमत, जरा अगर रुके तो मैं बात आपकी गोश गुजार करूं। ये परसेंट ले करके तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। ये सारी बातें यकीनन आप दुरुस्त कह रही हैं। फ़र्क इतना है कि आपने गलत आदमी का इंतखाब कर लिया ये सब परसेंटेजेस देने के लिए। मैडम, मैं ये पूछ रहा था, शौकत अजीज़, जिनको मैं प्यार से शॉर्टकट अजीज़ कहता हूँ, उनके दौर में भी यही सब होता था।
हजरत नवाज शरीफ साहब के दौर में भी यही सब कुछ होता था, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में भी यही सब कुछ तरीक़ा वारदात था। एक मरतबा फिर आप हमें भी वहीं गली नंबर 315 की चक्कर खिला रही हैं। मैडम, ये परसेंट का जो चक्कर आप चला रही हैं, इससे मुझ पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए कि मुझे पता है कि एक आम आदमी के नसीब में वो जो उसके बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी थी, अब वो भी नहीं है। दवाओं की कीमतों में एक मरतबा फिर मिनी बजट के जरिए खातिर खा इजाफा हो गया है, और अब ओपीडी जो कभी 200-300 रुपए में यहां इस एक शहर में कराची में ओपीडी हो जाया करती थी, अब वो 500 रुपए में नहीं हो रही। इस परसेंट का मैं क्या करूं? नूरुल आरिफीन, देखें, हमने केपी में और अब पूरे पंजाब में इंसाफ हेल्थ कार्ड का तो इजरा कर दिया। 10 लाख के आप इलाज कहीं भी जाके पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, और ये अब सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी करें ताकि आपको भी ये सहूलत मिले। विफाक क्या कर रहा है? मैडम एक मिनट, मैं सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी हूँ, आपकी बात ठीक है। विफाक क्या रूह अफ़ज़ा पीने के लिए आया है? विफाक सिर्फ इमरान खान की शुमाइला ब्यूटी क्रीम की तारीफें करने के लिए आया है, जो वो लगा लगा करके इतने हैंडसम है। वर्ल्ड कप वो हमारे जो गले पड़ा हुआ है। इमरान खान क्या करने के लिए आए? इमरान खान से मैं किस बात का पूछूं? अलटप बयान उनके वजीर दे रहे हैं और इमरान खान कह रहे हैं शाबाश बच्चा लगा रहे। नूरुल आरिफीन, देखें, 18वीं तरमीम के बाद वफाक के पास तो हार्डली कुछ बचता है, सारी चीजें डिवॉल्व होके विफाक के पास क्या है? विफाक के पास क्या है मैडम, ये बताइए आप। पहले मुझे वो बता दीजिए जो मैं विफाक से पूछ सकता हूँ। वफाक के पास जो है वो उन्होंने आपकी जो फाइनेंशियल जो आपकी डिवीज़न होती है, जिस तरह आपका बिजली, आपका गैस, ये सारी जो एनर्जी सेक्टर हैं वो उनके पास होते हैं। फिर जो फाइनेंस की तो वो भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सूबों को आगे बिजली गैस भी तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। गैस मुल्क में है नहीं, बिजली का काल पड़ा हुआ है, बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और उस पर आपस में वजीर एक दूसरे को मुबारकबाद देते फिर रहे हैं। मैडम, मुश्किल हो जाएगा डिफेंड करना आपके लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आता हूं आपकी तरफ। जनाब अखुंजादा चट्टान साहब, सर मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। सर, हुकूमत में रहने के बाद क्यों ये काम नहीं होता? हुकूमत में रहने के बाद आदमी अंधा बहरा क्यों हो जाता है, जिस तरह से मेरे सरकार हुए हैं? एक तो अजीब सा बयान दाग दिया है कि जी $200 फीकस सालाना आमदन में इजाफा हुआ है। सर, कोई अल्लाह मारा आपको अभी तक ऐसा मिला इस इंटरव्यू को भुगताने से पहले तक कि जिस कमबख्त की $200 नहीं $20 आमदनी में इजाफा हुआ हो? नूरुल आरिफीन साहब, हमारे इलाके में एक नवाब था, तो इनके पास एक मिरासी समझो या फनकार समझो आया, उसको सारी रात रबाब बजाया। नवाब साहब बहुत बड़ा खुश हुआ। तो इन दिनों में पैसे नहीं थे, लोग कारोबार भी ये जिन्स से करते थे, गले से करते थे, गंदम देते थे, चावल देते थे। तो मिरासी को कहा कि फसल जब काटा जाए तो मेरे पास आओ और 2 गद्दे अपने साथ लाओ, मैं आपको गला दे दूंगा। तो जब फसल काटने का 2 महीने 3 महीने बाद टाइम आया तो वो मिरासी आ गया नवाब के पास। नवाब ने कहा, भाई क्यों आए हो? उन्होंने कहा, जी आपने कहा था आप आ जाए, मैं आपको इनाम में गला दे दूंगा। उन्होंने कहा, भाई आपने एक रात रबाब बजाया, मुझे एक रात खुश किया, मैंने आपको गला देने के लिए कहा कम से कम 3 महीने आप खुश रहे कि 3 महीने बाद मैं जाऊंगा और मुझे गला मिलेगा, जाओ अपना रास्ता पकड़ो, हिसाब बराबर हो गया। तो भाई ये बेचारों के कसूर नहीं है। आप देखते हैं कि हर दूसरे रोज स्पोक्समैनों का इजलास होता है, वजीरों का इजलास होता है, उसको इन चीज पे मजबूर किया जाता है कि भाई आप लोगों को बताइए कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मईशत ने बहुत बड़ा तरक्की किया, 3 महीने आप लोग देख लेंगे कर्जे भी खत्म हो जाएंगे, मुल्क पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। और इन बेचारों में ये जुर्रत नहीं है कि उसको कहे कि भाई हम कैसा मुंह लेके जाए और आवाम को ये बताए जो आवाम का ये हाल है जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। तो इन लोगों को इन बातों के लिए मजबूर किया जाता है, ये आ जाते हैं और इस तरह के बातें करते हैं, इस तरह के खुशखबरियां लोगों को सुनाते हैं। अगर मईशत का हालात इतना ठीक है और इतना दुरुस्त है तो फिर आपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले क्यों किया चंद डॉलरों के लिए? अगर मईशत के हालात इस तरह के बहुत ज्यादा दुरुस्त है तो बाहर दुनिया में फ्यूल की कीमत कम हो जाती है, तो आप फ्यूल की कीमत क्यों बढ़ाते हैं? अगर मईशत के हालात इतने अच्छे हैं और लोग इतने खुशहाल हैं तो फिर आप मिनी बजट लाने की जरूरत आपको क्या पड़ी है? दुरुस्त है सर।
अगर मुल्क के हालात इतने अच्छे हैं, मईशत इतना अच्छा है, तो बाहर से खैरात में जो लोग चीजें बेचते हैं, आप इन पे क्यों टैक्स लगा रहे हैं? राइट सर, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। चौधरी नूरुल हसन साहब, खुश करने के लिए कि लोगों ने, मैं चौधरी नूरुल हसन साहब को ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ आपकी इजाजत से। खुंदा चट्टान साहब, चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, सर अच्छी खबरें आ रही हैं, फीकस आमदन में इतना इजाफा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई तो खान साहब वैसे भी हमें बताते रहते हैं कि पूरी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान अब भी सस्ता है। तो क्या हुआ, एक इंटरनेशनल जरीदे ने हाल ही में ये बताया कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में महंगाई के मामले में तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान दुनिया में महंगाई के मामले में है, लेकिन मुल्क का वजीर आजम सुबह शाम लोगों से दरोग गोई के रिकॉर्ड कायम कर रहा है और उसके अनमोल रतन उससे आगे बढ़ बढ़ करके झूठ के इस मिशन को लेके गली गली मोहल्ले मोहल्ले बजरिया टेलीविजन चैनल्स, बजरिया मनपसंद जो है एंकरान कराम इस झूठ की तरवीज में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। आपने माशाल्लाह इतना इस कदर तफसील के साथ बयान किया है। अब ये देखें कि इनका मसला ये है कि ये इन्होंने झूठ बोलना होता है सुबह से लेके शाम तक और हर वक्त। आप देखें कि ये वही असद उमर है जिसने स्टील मिल के मुलाजमीन के साथ वहाँ पे खड़े होके वादा किया और ऊंची ज़ुबान में और ऊंची आवाज़ में ये कहा कि हम जो है ना वो आपके साथ हैं और आपके मसले मसाइल हल कर देंगे, और मुझे अगर खुदा न खास्ता मैं नहीं कर सका तो ये आप मुझे मेरी वीडियो दिखाइएगा। फिर इसने इस्लामाबाद के वासियों के साथ भी जितने वादे किए और ये कहा कि जी आप रिकॉर्ड के लिए जो मेरी तकरीरें हैं ना ये अपने पास रख लें। लेकिन बेशर्मों का एक ऐसा टोला है कि जिन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं है किसी की, ना इनके पास अपनी कोई इज़्ज़त है, ना इनके पास कोई दूसरे की इज़्ज़त है, ना इनके पास जो है वो अवाम की इज़्ज़त है, ना इनके पास अवाम के मसाइल को हल करने का शऊर है, ना इनको ये तो वो टीका लगवाने वाली कौम है। इनको तो वो रोज़ाना टीका लगे जिसमें इनको दिन में हूरें नज़र आएँ और ये देखें कि इनका जो सफ़र है वो कट्टों से, अंडों से, वच्छों से और समुंदर में गैस निकलने से। और मैं तो हैरान हूँ, उस दिन ही मेरा तो कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं रह गई थी जिस दिन उन्होंने वज़ीर आज़म बनते ही ये कहा कि जो पेट्रोल पंप्स के ऊपर टॉयलेट्स हैं ना उनके ऊपर वज़ीर आज़म का नाम लिखा होगा, नंबर लिखा होगा। अगर लोग सफाई नहीं करेंगे इसकी तो ये इसका व्हाट्सएप हमारे पास आएगा और हम इनकी चलान कर देंगे। मैं उनकी वो बात सुन के कभी मीडिया में उसको दिखाइएगा, लोगों को याद करवाइएगा। मैं तो हैरान परेशान रह गया और मैंने कहा कि यार इस बंदे ने कुछ नहीं करना क्योंकि इसको कोई किसी चीज़ का पता ही नहीं है। कभी ये जापान और जर्मनी के बार्डर्स एक साथ होते हैं, कभी ये जो रूहानियत जो है उसके ज़रिए इलाज करना चाहते हैं और इनके पास किसी किस्म का कोई क्लू है ही नहीं। और फिर ये कि आजकल इनके पास सिर्फ एक ही मसला है जो सबसे बड़ा है और वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कब वापस आ रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ की जो है वो बीमारी जो है ठीक हो गए हैं। अगर हो गए हैं तो क्यों हो गए हैं? ये खुदा न खास्ता ये चाहते थे कि वो ठीक ना हो और उनकी तबीयत ख़राब रहे उसकी बजाय। और फिर ये कहते हैं कि जी वो झूठ बोल के गए हैं। वो अल्लाह के बंदे, तुमने साइन किए, कबीना ने उसके ऊपर इजाजत दी है, कबीना ने उसको ये तो बताया गया है ना कि इन्होंने साइन किया है। अब छोड़े ना, अब ये बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, पता नहीं उस पर किसने साइन किए। थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जी मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, मैंने कहा शायद आपको अब तक उन पाकिस्तानियों के नाम पता चल गए हों, आपके पास वो फहरिस्त आ गई हो मीडिया विंग की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके अकाउंट में अल्लामा असद उमर ने $200 भिजवाए थे। मैडम कोई नाम अगर 2-4 अगर आप शेयर करें, एक बात तो ये, उसके बाद फिर मैं अपना अगला सवाल पूछूं। नाम आ गए आपके पास? हमारे जो आईटी सेक्टर है उसमें बहुत सारी हमारी ख़वातीन और यूथ हैं जो कि फ्रीलांसर्स के थ्रू वो उनकी ट्रेनिंग होती है और फिर वो उससे आगे उनको ऑर्डर्स मिलते हैं और उनको घर बैठे जो है ना
60-70 हज़ार रुपए की वो कमाई कर लेते हैं। ये हम एक लार्ज स्केल पे इसको हमने पंजाब में ख़ास तौर पे PITB में इंट्रोड्यूस किया है। और मैं मेरे एक मैडम एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाइएगा। ये बहुत एहसन इक़दाम है अगर आपकी हुकूमत ने काम किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये कराची किसी हुकूमत की तरजीह में नहीं है? मतलब फलाना काट दिया KPK में, ढिकाना काट दिया पंजाब में, उसके अलावा कोई का आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान, ये कराची किसी की प्रायोरिटी में नहीं है? कराची सिर्फ पीपल्स पार्टी को अलॉट कर दिया है, फुटबॉल खेलते रहो सुबह से शाम तक, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नाम लेकर के। इमरान खान क्या सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम है? कराची के लिए क्या किया है, जरा अगर आप 2-4 अल्फाज में बताएं। देखें अभी ग्रीन लाइन है और वहाँ पे लोग इतने खुश हैं, लाइनें लगी हुई है ग्रीन लाइन के सामने। ये भी तो वफाक में आपको एक मंसूबा है मुकम्मल करके दिया है। मतलब और दूसरा देखें, आपको पंजाब हुकूमत ने जो इंसाफ हेल्थ कार्ड है उसमें 400 अरब जो है वो अपने पंजाब के जो बजट से मुख्तस किया है। अब सिंध को चाहिए ना कि अगर वफाक से थोड़ा ये पैसा वफाक देगी, थोड़ा ये अपना रिसोर्सेज भी उसमें डालें, तो तब इस तरह से सेहत कार्ड जो है उसकी सहूलत मिल सकती है सिंध वालों को भी। अब ये आपके जो मेहमान बैठे हुए हैं ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत कोई क्लू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोई 35 साल आपको कौन सा क्लू था? अगर आपको कोई क्लू होता कि किस तरह हुकूमत करनी है, गवर्नेंस किस तरह का नाम है, तो आपको फिर लोग रिजेक्ट ना करते। आप अभी भी हुक्मरानी कर रहे होते लोगों पे, लेकिन आपने लोगों का इतना इस्तेहसाल किया। वेट कीजिए, आप बात ठीक कह रही हैं, शायद का सीगा मैंने लगाया है, आप बात शायद ठीक कह रही हैं, लेकिन जिन लोगों को अवाम ने मुस्तरद किया, क्या उनमें आपके वो अनमोल रतन काबीना के गैर मुंतखब अरकान शामिल नहीं है, जो पैराशूटर्स हैं, जिनका इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना ताल्लुक था और ना इस हुकूमत के जाने के बाद कोई ताल्लुक रहेगा? ये तोहमत आप किस पर धर रही हैं, पहले सिर्फ ये बता दीजिए। देखें जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो कैप्टन ऑफ द टीम है और उनकी सवाबदीद है वो किसको अपने साथ एडवाइजर रखते हैं और किसको अपनी कैबिनेट में लेते हैं। नहीं, यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक गलत फैसला करते हैं कि मुशर्रफ के साथ वजीर बन चुके एक आदमी को यूसुफ रजा गिलानी की खुशामद चमचागिरी करके वजारत और मुशावरत हासिल करने वाले एक लोटे को वो वजीर बना दें, तो चूंकि इमरान खान साहब शुमाइला ब्यूटी क्रीम की वसातत से हैंडसम हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, तो उनका ये गलत सही होगा, आप यही फरमा रही हैं? देखें, उनकी अगर डिसीजन है तो उसका जो भी नतीजा है अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी भी प्राइम मिनिस्टर के साथ है। जिम्मेदारी वजीर आजम पर तो है, लेकिन वजीर आजम जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं ना। अगर इधर माफियाज के नाम पे रोना पीटना लगाया हुआ है, आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। किसानों की बढ़ोतरी के नाम पर किसानों को यूरिया के लिए धक्के खिलवाए जा रहे हैं, और अगेन कहना वही है कि आपने घबराना नहीं है। मैडम आप जब तक थोड़ा सा घबराइए, मैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेता हूं, उसके बाद वापस। नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन। दस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर खबर तो खुशी की है, लेकिन आप इसमें भी यकीनन कोई ना कोई ऐप ढूंढ ही लेंगे क्योंकि आप अपोजिशन में। सर हम्माद अजहर साहब फरमा रहे हैं कि ज़र मुबादला और बरामदात बढ़ गए हैं। कम अज़ कम इस बात की तो सताइश होनी चाहिए, अगर तो एजेंडा कौमी मफाद है। हुजूर कुछ कहिएगा। देखिए जी, तो फिर इसका रिफ्लेक्शन अवाम पे क्यों नहीं हो रहा है, फिर इसका फायदा अवाम को क्यों नहीं पहुंच रहा है? ये सारे उसको रोज जो कैबिनेट का इजलास होता है उसकी कारकर्दगी पे कोई बहस नहीं होता है कि आप लोगों की कारकर्दगी क्या है। न शेख रशीद से पूछते हैं कि आपने रेलवे में क्या किया था, अब आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आप मुल्क में क्या हो रहा है। ये 2022 जो है इसमें जो दहशतगर्द हमले हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। लाहौर में हमला हो गया, इस्लामाबाद में हुआ, हमारा तो रूटीन है, रूटीन में हो जाते हैं। कोई कारकर्दगी का पूछ-गुछ नहीं है। उनको सिर्फ दो बातें सिखाई जाती है। नंबर एक ये
कि अपोजिशन पे तरह तरह के इल्जामात लगाओ, अपोजिशन को जलील कर दो। और दूसरा ये कि आवाम से झूठ बोल दे जितना आप बोल सकते हैं कि हम पता नहीं पाकिस्तान को हमने कहाँ से कहाँ पहुंचाया और पाकिस्तान 3 महीने बाद पता नहीं कहाँ पहुंच जाएंगे। ये उस्मा करदार ने जो कह दिया इन्होंने ठीक कह दिया। इनका जो सोशल मीडिया का टीम है जिससे अगर आप हुकूमत के खिलाफ बात करें आपको पता नहीं कितने गालियां देते हैं, मुझे देते हैं, अगर मैं ट्वीट करता हूँ ट्विटर पे इस पे हुकूमत ने 1 अरब का पैसा हुकूमती खजाने से खर्च किया है। तो शायद इन लोगों के आमदन में $200 इजाफा हुआ होगा, या तो इनके जो ATMs है जो हर 2-3 महीने एक डाका पड़ जाता है मुल्क के खजाने पे, कभी 200 अरब का, कभी 700 अरब का, कभी तेल के शक्ल में, कभी डॉलर की शक्ल में, कभी दवाइयों की शक्ल में, कभी गंदम की शक्ल में। तो ये तो नजर आ रहा है। अगर ये उनको सिर्फ पाकिस्तानी समझते हैं तो फिर बिल्कुल हकीकत ये है कि इन लोगों की आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। अखुंदा चट्टान साहब, आप ये जो नुक्ते लाते हैं ना, आप यकीन कीजिए तो प्रोग्राम में शिरकत का, आपको प्रोग्राम में शिरकत का इसीलिए बड़ा मुझे फ़ायदा होता है कि बहुत सारी मालूमात आपसे मुझे बहम पहुँच जाती है, क्योंकि मैंने मैडम से यही सवाल पूछा था, लेकिन मैडम पता नहीं IT सेक्टर कहाँ से ढूंढ के ले आई। मैंने उनसे PTI की सोशल मीडिया ब्रिगेड की फलाह बहबूद के बारे में पूछा था और जवाब मुझे आपसे नसीब हुआ। सर शुक्रिया अदा करता हूं। चौधरी तनवीर साहब, जनाब मन, सिर्फ इसलिए कि हम्माद अजहर इमरान खान का मिनिस्टर है उसकी दी हुई खुशखबरी पे भरोसा नहीं करना है। अगर वाकई ज़र मुबादला और बरामदात बढ़े तो इसमें पाकिस्तान का भला है, इसमें पाकिस्तानियों का भला है ना। तो क्या ज़रूरत है कि हर काम हर ऐलान में रोड़े अटकाए जाएं, उसके लिए जो है हुकूमत को शर्मिंदा और शर्मसार पाया जाए। अल्लाह करे ऐसे हो, अल्लाह करे जो वो कह रहा है वो सच हो, और उसके लिए सबसे जो बड़ा उनको जांचने का तरीका है वो यही है कि हालात क्यों ठीक नहीं हो रहे, और हालात जो है ना वो क्यों बेहतर नहीं हो रहे, महंगाई में क्यों इजाफा हो रहा है। आप मेरे ऊपर ना जाएं, आप पीपल्स पार्टी की बात ना करें, मुस्लिम लीग नून की बात ना करें, आप लिल्ला बाहर गली में चले जाएं, बाज़ार में चले जाएं और लोगों से पूछ लें कि जो ये अब जो हम्माद अजहर कह रहा है वो सच है या झूठ है। आपको बोलने, आपको अगर 80% से ज़्यादा लोग ये ना कहेंगे पक्का झूठा है, बेईमान है, द्रोगो है, तो आप मुझे जो जुर्माना कहेंगे मैं दे दूंगा। और जहाँ तक उज़्मा कारदार साहबा बोल रही थी अभी कि 35 साल मुस्लिम लीग हुकूमत ने की है, और बीबी जी अगर मुस्लिम लीग नून ने 35 साल हुकूमत की होती ना तो यकीन करें कि पाकिस्तान में कोई मसाइल आपके पास इस वक्त ना होते। 9 साल जो है चंद माह मियां नवाज शरीफ को 3 दफ़ा इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद, हुकूमत बनाने के बाद 3 दफ़ा मौका मिला है, और उन तीन मौक़ों में आप देख लें कराची का एयरपोर्ट, लाहौर का एयरपोर्ट, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट, मोटरवेज, लाहौर की मोटरवेज, अपना उसकी सियालकोट की मोटरवे। चौधरी साहब, अगर आप मुझे जुमलेबाजी की इजाजत दें तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। ये बात आपकी शायद ठीक होगी, आपने अपनी तौर पर बड़ी दुरुस्त बात की होगी, लेकिन सर एक छोटी सी बात, आपने एयरपोर्ट याद दिला करके मेरे जख्मों को आपने एक मरतबा फिर उसकी खुरंड उतार दी। सर मैं प्राइम टाइम एंकर था उस वक्त, सर 10 बजे रात का प्रोग्राम करता था, एक छोटी सी बात कर लेने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा वरना भूल जाता हूं। सर एयरपोर्ट पे मुझे याद आया कि मैंने एक प्रोग्राम किया था नवाज शरीफ हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ, और उसमें मेरा दूसरा अहम तरीन मौजू ये था कि कराची और एक और कोई इंपॉर्टेंट बड़ा एयरपोर्ट था जिसको गिरवी रख करके मुल्क से मजीद कर्जे लिए गए थे। सर आप कह रहे हैं कि आपने एयरपोर्ट बनाया, फलाना किया, ठिकाना किया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि एयरपोर्ट को गिरवी रखने का आगाज भी आप ही के दौरे हुकूमत में हुआ। जनाब ज्यादती नहीं है? मेरी एक बात सुने, अगर कहीं गिरवी रखा, अगर मजीद कर्जा लिया तो कुछ आपको बना के दिया, आपको कारखाने लगा के दिए। पाकिस्तान ने 65 साल में जो है वो 17,000 मेगावाट बिजली पैदा की है, जबकि मियां नवाज शरीफ ने पिछले 5 साल में 11,500 बिजली पैदा करके कारखाने लगा के आपको दे दिए।
उसकी जो आमदन है, उसके वो जो सासा जो बना के दिया कौम को, उसका हिसाब भी तो लगाएं। उसमें जिन लोगों को रोज़गार दिया गया उसका हिसाब भी तो लगाएं। आप ये देखें जो पैसे लिए थे वो पैसे सही प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिए गए। इमरान खान ने आते ही ऐलान किया कौमी असम्बली में कि जो गुज़िश्ता हुकूमतों ने कर्जे लिए थे उसका मुझे हिसाब दे, वो कहाँ लगाए गए। इनके पास इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली में जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया कि जितने मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ने और इवन जरदारी साहब की हुकूमत ने जो कर्जे लिए जिस प्रोजेक्ट के लिए उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। मैडम उस्मा कारदार नहीं, हम कहते हैं मैडम उस्मा कारदार की जाने जाऊंगा सर, थोड़ा सा वेट। हम कहते हैं प्रोग्राम का सर थोड़ा सा टेम्पो जरा आगे लेकर के चलना है जी। मैडम उस्मा कारदार साहबा, ये मुझे बताइए, ये इलेक्शन कमीशन को बेवक्त की रागनी क्यों कर याद आई? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हैक होने का खदशा जाहिर कर दिया जब आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 37 वैलिड या इनवैलिड किस्म के एतराजात को लिफ्ट नहीं कराई, तो ये हैक होने वाले खदशे को लिफ्ट कराएंगे आप? आखिर दाल दलिए का सवाल है मैडम, कुछ तो कहिए। पहले तो मैं जी इनकी राम कहानी जो ये तनवीर साहब ने आपको सुनाई है, सारी चीज़ों का हिसाब इन्होंने दिया है, सिर्फ एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ का ये हिसाब नहीं दे सके। सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा ना ये सादिक है ना ये अमीन है, और 300 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसका भी हिसाब नहीं दे सके। वो जो 200 टीटी ट्रांजैक्शन थी उनका भी कोई हिसाब किताब इन्होंने आज तक नहीं दिया, बस हमें कतरी खाती मिला है। तो बाकी ये है कि मेगा मंसूबे, मेगा करप्शन। अब ये इनकी जो तोता मैना की कहानियाँ बैठ के सुन लिया करें, कौम ने कोई ना बिलीव करना है ना कौम को की आंखों में ये धूल झोंक सकते हैं। देखें, ये अब आपने जो बात की है EVMs की, इसके मुतालिक पूरी कानून साजी हो चुकी है नेशनल असेंबली में, और उसके मुताबिक अब जो हमारा इलेक्शन कमीशन है हुकूमत के साथ मिलके इकट्ठा एक लाएअमल तय कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी ये आप हमें प्रोवाइड करेंगे EVMs, तो तब हम ये आपका सिस्टम आगे से कर सकते हैं। हमारी कैपेसिटी नहीं है कि वो हम बात तो सारी मैं जानता हूं। अगर उनका खदशा है हैक होने का जो खदशा है, अगर वो खदशा है तो उसको भी देखना पड़ेगा। उसको तो फवाद चौधरी अकेले नहीं बढ़ सकते मेरा ख्याल है मैडम। आखिरी इंटेलेक्चुअल तो आपके दौरे हुकूमत में यही है फवाद चौधरी। ये अगर चाहें तो उस पर पढ़ करके कुछ फूक देंगे, वो हैक नहीं होगी। या इमरान खान की हैंडसमता के डर से शायद कोई इसको हैक करने की जुर्रत ना कर पाए। क्या ख्याल है आपका? देखिए जी, हम तो सिस्टम इसलिए चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि हम उसे फूल प्रूफ बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिसको वोट डाला जाए। मैडम आप फूल प्रूफ बनाना चाहती हैं या आप ब्लडी फूल बनाना चाहती हैं किसी को? प्रूफ आप देखें बहुत सारे मुल्कों में, अमेरिका में भी इस्तेमाल होता है, इंडिया में भी इस्तेमाल होता है। अमेरिका में और बहुत सारे काम होते हैं, उसकी जानिब जाऊं मैं इसके बाद। मैडम अमेरिका में और बहुत सारे काम होते हैं। अमेरिका में इमरान खान नहीं होता, अमेरिका में इमरान खान जैसों की हुकूमत नहीं होती, अमेरिका में फवाद चौधरी नहीं होता, अमेरिका में फैसल वाउडा नहीं होता, अमेरिका में उस्मा कारदार भी नहीं होती, और बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिकी खुशहाल है, इसीलिए मेरा ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक सॉवरेन कंट्री है। और हम बड़े आपने जो इंकशाफ किया, ये इंकशाफ करके आपने दिल दहला दिए लोगों के। आईन है, हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर है, हमारी अपनी काबीना है, हमारा अपना सिस्टम है। हम सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस देखते हैं कि दुनिया में कौन सी जो प्रैक्टिस है वो बेहतर तरीके से अप्लाई हो सकती है। वेट कीजिएगा मैडम, मैं आपकी तरफ आता हूं और अखुनज़ादा चट्टान साहब के पास जाऊंगा। अखुनज़ादा चट्टान साहब, सर इलेक्शन कमीशन ने 37 एतराज़ात, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज 37 एतराज़ात पेश किए। बड़ी तू मैं हुई, बड़ी हाहाकार मच गई। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये हैक हो सकती है। लेकिन आपके ख्याल में ये जो दाल दलिए के पेश नज़र EVMs की ईजाद, EVM के मूजिब जो हैं वो इस इरादे से बाज आ जाएंगे, इस एक आले से, या आपकी नज़र में इस एक आला बद या शैतानी आले के इस्तेमाल से बाज आ जाएंगे? सर क्या कहेंगे? देखिए जी, इस पे सिर्फ इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात नहीं है, इस पे तमाम पार्टियों के भी एतराज़ात है, चाहे वो अपोजिशन के हैं, चाहे वो इसके कोलिशन है, इनके भी इस पे बहुत एतराज़ात है। लेकिन इन लोग बेचारों के पास और कोई रास्ता नहीं है। जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें इनका जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं इस हालात में कि ये अभी हुकूमत में है, और अगर ये हुकूमत से हट जाए और कोई निगरान हुकूमत होगा और इसमें इलेक्शन होगा तो फिर इसका क्या, इन लोगों का क्या बनेगा?
तो ये तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने लिए दांधी का रास्ता ढूंढ ले, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये इस में कामयाब हो सकते हैं और या उसको ये दांधी का मौका दिया जा सकता है। ये अगर साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं तो बल्दियाती इलेक्शन इधर के पीके में हुआ, इनके मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ऐसा MPA नहीं है, ऐसा MNA नहीं है, ऐसा वजीर नहीं है जिसको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस नहीं मिला, जिसको जुर्माना नहीं हुआ। अब ये DA खान में इलेक्शन हो रहा है, मेयर का इलेक्शन हो रहा है, एक हल्के पे दोबारा 13 तारीख को। आप जाके इनके मिनिस्टरों का पूछिए, 3 मिनिस्टर वहाँ पे पड़े हैं और वहाँ कुल्लम दांधी कर रहे हैं। तो ये तो कोई इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए, हाँ अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन बनाने के लिए करना चाहते हैं तो हम भी चाहते हैं कि आइंदा का जो इलेक्शन हो वो साफ और शफाफ हो, क्योंकि हमेशा इलेक्शन में अगर दांधी हुए तो हमारे साथ दांधी हुई है, हमारे लिए कभी दांधी नहीं हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो। ये आपके लहजे से छलकती हुई हसरत जो है, ये सिर्फ दांधी सर ये बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, आपके लहजे में छलकती हुई हसरत। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। तो EVM वोटिंग मशीन पर नुक्ता नज़र जानते हैं हमारे चौधरी नूरुल हसन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा से। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं जी। चौधरी नूरुल हसन साहब, सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान के लिए कौमी मफाद के लिए इसका इस्तेमाल नागुज़ीर है, क्यों मुखालफत कर रहे हैं सर? नूरुल आरफीन साहब, बात यह है कि कंसेंसस ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी निज़ाम में कोई तब्दीली लेके आना चाहते हैं तो आप कंसेंसस से जाएं। वहाँ पे PDM में जितनी जमातें हैं 10 तकरीबन, वो बमाई पीपल्स पार्टी के और ANP के, कोई नहीं चाहता कि इस EVM मशीन के ज़रिए इंतखाबात हों। मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल देता हूँ खानेवाल के इलेक्शन की। अभी इलेक्शन हुआ खानेवाल में, उसमें खानेवाल में जो वाहिद इसका हल है ना शफाफ इलेक्शन कराने का, आज़ादाना और मुनसिफाना, उसका तरीक़ाकार ये है जिस तरह से आपने खानेवाल में इलेक्शन करवाया है। उसमें रिज़ल्ट जो है वो विदिन 2 आवर्स जो है वो आपने दे दिया उनके मुंतखब नुमाइंदों को। रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस कर दें। किसी एक पोलिंग स्टेशन में 3000 से ज़्यादा वोट नहीं होते, 50% कास्ट होते हैं। 1500 वोट कास्ट जब होता है उसमें तकरीबन 5 या 7 उम्मीदवार होते हैं। 5 या 7 उम्मीदवारों का जो के नुमाइंदगान मौजूद होते हैं। वहाँ पे फार्म 45 को फिल करके उसी वक्त एक कापी उनके हवाले कर दी जाए तो मेरे ख्याल में कोई आपके पास जवाब नहीं रह जाएगा कि इसमें AVM मशीन हो या इसमें जनाब कोई और तरीक़ाकार हो। असल में जब रिज़ल्ट को डिले किया जाता है, फार्म 45 नहीं दिया जाता, वहाँ पे वोट चोरी होता है और उसको ख़त्म कर दिया जाए तो पाकिस्तान के, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंतखाबात में किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। जो बंदा जीतता है वो रिज़ल्ट उस हलके में, उस पोलिंग स्टेशन में सब लोगों को मालूम होता है जी, और वो चेंज भी बाद में नहीं हो सकता। फार्म 45 का हसूल जो है, उसकी डिलीवरी जो है वो यकीनी बनाई जाए विदिन 2 आवर्स। 1500 वोट ठीक हो गया सर, ये नुकता आ गया आपका। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है मैडम उज़्मा कारदार, आपकी इजाज़त से, क्योंकि हम अब सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं और ये रिलेट करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आपकी इजाज़त से मैं अखुंज़ादा चट्टान साहब का वर्जन लेके फिर आपकी तरफ आता हूँ उस पर। जी अखुंज़ादा चट्टान साहब, सिंध हाई कोर्ट की सनसनीखेज ऑब्जर्वेशन, जैसा कि मैंने बताया, गोठाबाद इक़दामात पर सवाल उठ गए। पूछा गया है कि वज़ीर आला को ज़मीनें अलॉट करने का इख्तियार किसने दिया, और ये पूछने वाले हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब। ये भी कहा गया है कि गोठ आबाद करना दरअसल कब्जे को लीगलाइज करना या कब्जे का लाइसेंस देना है। सर अब इस बात में रेसिज्म नज़र आ जाएगा, एंटी सिंध एलिमेंट नज़र आ जाएगा, चूंकि एक उर्दू बोलने वाला यानी गोया महाजिर ये सवाल कर रहा है,
तो उस तरफ जाए बगैर अगर आप कुछ तशफ़ी कराना चाहें, तसल्ली देना चाहें, तो मैं हमतन गोश हूँ। देखिए जी, मैं बेहसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक वर्कर के हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कौमियत पे, कोई ज़बान पे, कोई नस्ल पे, कोई मज़हब पे हम सियासत नहीं करते। हमारे लिए सारे पाकिस्तानी एक जैसे हैं, चाहे वो हम विफाक की सियासत करते हैं। अगर ज़बान और कौमियत का सियासत करता तो मेरा कौन तो पुख्तून है, मैं तो अफगान हूँ, मैं तो बहुत फख्र से कहता हूँ कि मैं अफगान हूँ। लेकिन मैं पीपल्स पार्टी में इसलिए हूँ कि ये विफाक की पार्टी है, ये ज़बान की पार्टी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हुकूमत अगर अपने गरीब लोगों को रहने के लिए कोई जगह देते हैं तो वो कोई कब्जे में आ जाता है, क्योंकि रियासत पे ये फर्ज है हर शहरी का कि वो रहने के लिए घर दे दे, वो सेहत दे दे, वो तालीम दे दे, वो इनको तहफ़्फ़ुज़ दे दे। हाँ, अगर किया और हुकूमत की जमीन कब्जे की तो अदालतों को इख्तियार है, उनको सजा दे दी। लेकिन अदालतों का मुझे बहुत एहतराम है, लेकिन मेरा एक दरख्वास्त भी है अदालतों से कि सबके साथ एक जैसा करे। यहाँ पे अगर इस्लामाबाद में भी एक गैर कानूनी बिल्डिंग खड़ा किया है तो उसको भी कहे कि ये गैर कानूनी है, बनिगाला को भी कहे कि ये गैर कानूनी है, अगर पंजाब में है तो उसको भी कहे कि गैर कानूनी है। और अगर ये चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं है तो ये फिर जो पुख्तनख्वा में चीफ मिनिस्टर ने जमीनें दी है फिर इनसे भी पूछा जाए, अगर बलूचिस्तान में दिए तो इनसे भी पूछा जाए। लेकिन सर, दो गलत एक सही तो नहीं बना सकते ना। अगर केपीके में हुआ है, कहीं और हुआ है, तो दो गलत एक सही तो नहीं बना सकते। बिल्कुल आप ठीक और बजा पर मार रही है, लेकिन अगर एक जगह पे आप एक चीज को गलत कहे और दूसरी जगह पे सेम वही चीज को आप ठीक कहे तो फिर तो खदशात तो होते हैं ना। आपने पाकिस्तान ये जो इस्लामाबाद में ये कन्वेंशन सेंटर के साथ पता नहीं कितने मंजिल का एक जो बिल्डिंग खड़ा हुआ है, क्या आप समझते हैं ये लीगल बना हुआ है? ऐसे मैं आपको इस्लामाबाद में, लाहौर में हजारों बता सकता हूँ। तो फिर सबको कम से कम अगर उसको गिराती नहीं है तो इसको ये सर्टिफिकेट तो नहीं दे दो सर, क्योंकि आप कौमी मफाद के साथ छेड़छाड़ करने की तमन्नाई है नहीं है तो आपके लिए ये लीगल है। कौमी मफाद के साथ छेड़छाड़ करने की इजाजत आपको बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सर थोड़ा सा वेट कीजिए। मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा। जी मैडम, सिंध हाई कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन वजीर आला को कटहरे में खड़ा किया गया है, उनके इक़दाम पर तनकीद हुई है और बताया गया है कि गोठों को आबाद करना दर हकीकत लीगलाइज करना है, कब्जे को, ये कब्जे का लाइसेंस देना है। मुतलकुल अनान हुक्मरान है यहाँ पे तो वाइसराय सिंध। आपके ख्याल में अगर उन्होंने ये सब कुछ किया है और अगर अदालत पूछ रही है तो अदालत को अल्हम्दुलिल्लाह इसका इख्तियार है, अदालत सुप्रीम है, अदालतें आज़ाद हैं, इसमें क्या गलत है मैडम? कोई गलत नहीं है, अदालतें बिल्कुल हमारी आज़ाद हैं और हम पूरी अदालतों की रिस्पेक्ट करते हैं और वो उनकी जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बड़ी जायज़ और बड़ी हक़ाइक़ पे मबनी होती है। आपको पता है कि इतनी इंक्रोचमेंट्स हैं कराची में, इतनी वो जो आपको बुलडोज करने के लिए इतनी बिल्डिंग्स का और घरों का कहा गया है, वो सारे नाजायज तजावुज़ात हैं। मैडम अल्लाह का वास्ता उसकी तफसील में मत चले जाइए वरना प्रोग्राम इधर उधर हो जाएगा। डिपार्टमेंट्स ने रिश्वतें ले लेके गरीब आवाम को धोखा दे के उनको वहाँ पे उनके पैसे इन्वेस्ट करवाए और अब जनाब वो उनकी जब आप देखें तो वो कानूनी तौर पे उनका जवाब ही नहीं था कि वहाँ पे वो इस तरह के बिल्डिंग्स खड़ी करें। तो अब मेरे ख्याल में जस्टिस रिजवी, हमने आपको पता है पंजाब में 400 अरब की जो ज़मीन है गवर्नमेंट की वो वागुजार करवाई है जिस पे नाजायज़ कब्ज़ा लोगों ने किया हुआ था। तो हम तो यहाँ पे छुड़वा रहे हैं पंजाब में। इसी तरह से अगर वहाँ पे हाई कोर्ट ने इनको ये डायरेक्शन दी है तो उनको वहाँ पे भी करना पड़ेगा। राइट मैडम। जाते जाते आखुद चट्टान से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि गूगल करके प्लीज देख लें कि IT के हवाले से फ्रीलांसर्स का क्या मतलब है। राइट मैडम, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी चौधरी नूरुल हसन साहब, सर कुछ थोड़ा सा नूर अगर बांटें आप, आखिरी लम्हात। लो चरागी गुल हो गया नाजरीन। जी अखुंजाद चट्टान साहब, सर कोई शेर वेर अगर सुनाना चाहते हैं तो आप सुनाइए क्योंकि सब पूछ चुका हूं मैं, अब मैं वेला हूं। देखिए जी, मैं उज़्मा कारदार साहिबा से कहता हूं कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने जो कह दिया मैंने तो इस हवाले से कह दिया कि आपने जो कहा तो रिपोर्ट आ गया है
कि 1 अरब जो है वो सरकारी खजाने से आप लोगों ने जो ब्रिगेड बनाया है लोगों को बेइज्जत करने के लिए, लोगों को गालियां देने के लिए। चौधरी नूरुल हसन साहब हमारे साथ आ गए, वो पैसे लाइन खर्च हुई है यार, क्या मजाक। आप कहते हैं तो इनकार करें कि खर्च नहीं हुई है। आप दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं कोई और बात कह रही हूँ, आप कोई और बात कर रहे हैं। हमने तो वो मतलब लिया कि आप इसमें इजाफा हुआ, हमें जो नजर आ रहा है हम तो वही यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप जरा गूगल करके फ्रीलांसर्स का मतलब देखें कि क्या है, कितनी। और मैं ख्वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ कि ख्वातीन घर बैठे कितना कमा रही हैं, उनकी जो ट्रेनिंग आईटी के डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं वो घर बैठे कितना फ्रीलांसिंग से एक इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल पे कमा रही हैं। वो भाई वो तो नूरुल अरफीन साहब ने आपसे पूछ लिया कि आप 2 बंदों का नाम ले लें, किसी आम बंदे का जिसके आमदनी में। सर वाइंड अप की कॉल दे दी गई है मोहतरमा उस्मा कारदार साहिबा, चौधरी नूरुल हसन साहब और अखुनज़ादा चट्टान साहब। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। अल्लाह बशर्ते ज़िंदगी हाजिर खिदमत होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।